हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग दरोगा मुख्य परीक्षा के सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं सेट 1 करवा चुका हूं, तो जो भी स्टूडेंट सेट 1 नहीं देखे हैं वह हमारे चैनल पे आके सेट 1 का डिस्कशन देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आज का सेट शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय परावर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना यह वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदलने के कारण सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एसिटिलीन इथाइन जिसका फॉर्मूला होता है C2H2 गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा होगा? तो पूछ रहा है कि बैलेंस समीकरण कौन सा होगा। तो बैलेंस समीकरण हम लोग क्या करेंगे, जो केमिकल इक्वेशन होता है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने भी तत्व होते हैं उसके परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ के पे कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है, तो यहाँ भी कार्बन 4 है राइट में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो राइट साइड में भी 4 हाइड्रोजन है, 2 दूना 4। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पे 5 दूना 10, तो 10 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है। तो राइट साइड में भी 10 ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पे कितने? 4 दूनी 8 प्लस 2, तो 10 हो गए। इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पे आते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस में यूज किया जाता है पास्कल के नियम का। अगले सवाल पे आते हैं, बीमा ML T-2 किसके अनुरूप है? तो ये डायमेंशनल फार्मूला है ML T-2। यह पूछा जा रहा है किसका है? तो बल का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ML T-2 होता है। जबकि कार्य का पूछा जाए तो कार्य का होता है ML2T-2। कार्य का क्या हो जाएगा? ML2T-2। तो कार्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? बीमा ML2T-2। उसी तरीके से त्वरण का पूछा जाएगा, बीमा क्या होगा? तो त्वरण का बीमा हो जाएगा LT-2। और वेग का पूछा जाएगा तो वेग का बीमा हो जाएगा LT-1। अगले सवाल पे आते हैं, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो मुक्त ऊर्जा में कमी होने से सहज परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले सवाल पे आते हैं, सही युग्म रसायन और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक का 2। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। जबकि बुझा हुआ चूना है तो बुझा हुआ चूना का हो जाएगा CaOH2। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है गति का जड़त्व। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गति का जड़त्व। अगले सवाल पे आते हैं, K4NiCN का हॉल कितना है? 4 है। में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं CN का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। तो यहाँ पे कितना है? 4 है, तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। पोटेशियम का हम लोग जानते हैं +1 होता है, तो 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4 गो पोटेशियम, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो निकेल के जगह कितना रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे। यहाँ से क्या होगा? 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो इस तरीके से
इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये मैथ का सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा 191। मैथ का सवाल जितने भी मैथ और रीजनिंग है उसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, आप लोग उस वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर देख लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं ये अल्फा बीटा गामा तीनों विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। और ये पूछा जाए कि अल्फा बीटा गामा विकिरण का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो रदरफोर्ड के द्वारा इसका नाम दिया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है। तो एक संघीय राष्ट्र में जो शक्ति का वितरण होता है वह केंद्र और राज्यों के बीच, दोनों के बीच होता है। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। ये गलत बात है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा जो होता है यह अस्थाई सदन होता है और इसमें प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, यह सही बात है। उसके बाद दूसरा है वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी सही कथन है। वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा कि वह राज्यसभा को भंग कर सकता है या किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अस्थाई सदन होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये जो होगा राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए वैसे ही हर संगठित में इसके लिए श्रृंखला होनी चाहिए, यह कथन किसका है। तो यह कथन है अर्बिक का। किसका कथन है दोस्तों, अर्बिक का कथन है। अर्बिक ने क्या कहा था कि जिस तरह घर में निकासी होनी चाहिए पानी निकालने के लिए उसी तरह संगठन में इसके लिए श्रृंखला होनी चाहिए, अर्बिक के द्वारा कहा गया था। अगले सवाल पे आते हैं। संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। तो ये हो जाएगा राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और ये पूछा जाए कि आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मैथ का है और इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। तो ये झलक मिलती है प्रस्तावना में। अगले सवाल पे आते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया। तो अभी तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दे तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो शेष 1 प्राप्त होगा। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग क्या है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसा संस्था है चुनाव आयोग, तो संवैधानिक संस्था है और इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 324 में। पूछा जाएगा चुनाव आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया। तो 324 में इसका चर्चा किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है वह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए तथा उपराष्ट्रपति के पद के लिए इसका चुनाव कराता है। इन सभी का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य था।
तो इसका उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र। और ये पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगले सवाल पे आते हैं। ये मैथ का सवाल है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 175.50 रुपया। अगले सवाल पे आते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था, तो ये हो जाएगा गरिमा। गरिमा को 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को तीनों को जोड़ा गया था। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है कि जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 370 में क्या किया गया? जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, अजंता की अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो अजंता का जो चित्र बनाया जाता था वह किसके शासनकाल में? तो ये गुप्त काल में इसका चित्र बनाया गया था। कहाँ पे दोस्तों, कब बनाया गया था? तो गुप्त काल में अजंता के अनेक चित्र का चित्रकारी किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद है हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत को उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद की कुल संख्या है 108। पूछा जाएगा उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। जब ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। तो इस सवाल से आप लोग को 4 बात याद रखना है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, जबकि सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। अगले सवाल पे आते हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच जो हुआ था। किसके बीच? पोरस और सिकंदर के बीच विस्तता का युद्ध हुआ था, जो झेलम नदी के किनारे हुआ था। और यह युद्ध पूछा जाएगा कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 326 BC में हुआ था, जिसमें पोरस को हार का सामना करना पड़ा था। अगले सवाल पे आते हैं। मैथ्स का सवाल है दोस्तों अगला, और इसका आंसर हो जाएगा 66.2/3%। अगले सवाल पे आते हैं। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जो थे ये कालीकट पहुंचे थे 1498 में आए थे। और 1498 में जमोरिन के द्वारा इसका भव्य स्वागत किया गया था। उसके बाद 1698 में क्या हुआ था? तीसरा ऑप्शन है 1698। तो 1698 में कोलकाता शहर को जॉब चार्नक के द्वारा स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1748। 1748 में क्या हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एला साफिल संधि के तहत। अगले सवाल पे आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का ये जो आंसर हो जाएगा 1498। अगला सवाल है, भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो भारत में जो लोदी वंश का आखिरी शासक था वह था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु होती है पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो पहला किला बनाया गया था वह मद्रास में बनाया गया था। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कहाँ बनाया था? मद्रास में। अगले सवाल पे आते हैं। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो
तो पूछ रहा है कि इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो ये पराजित किया था हसमुउद्दीन इवाज खिलजी को। किसको पराजित किया था? हसमुउद्दीन इवाज खिलजी को पराजित करके वह किस पर अधिकार किया था? बिहार पर अधिकार किया था। अगले सवाल पे आते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था? तो ये पहल किया गया था लॉर्ड मेकाले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेकाले के द्वारा। और कब किया गया था? 7 मार्च 1835 को। कब किया गया था? 7 मार्च 1835 को। अगले सवाल पे आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में और इसे एओ ह्यूम को द्वारा स्थापित किया गया था और एओ ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? तो ये मांग किया गया था 1940 में, जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। पूछा जाएगा मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया गया था? तो 1940 में किया गया था, जो कि एक लाहौर अधिवेशन था। अगला सवाल है। पंचशील किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? तो पंचशील को 1954 में प्रतिपादित किया गया था, जो कि नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार सिद्धांत क्या था? तो पंचशील सिद्धांत था। पूछा जाएगा कि किसका मूल सिद्धांत था? तो ये था नेहरू जी की विदेश नीति का मूल सिद्धांत क्या था? पंचशील सिद्धांत। अगले सवाल पे आते हैं। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उसने एक पार्टी दी थी, तो ये हो जाएगा डफरिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? डफरिन। बोल रहा है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी? तो पार्टी दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किसके द्वारा दिया गया था? तो डफरिन के कार्यकाल के दौरान दिया गया था और एओ ह्यूम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो ये हो जाएगा मीर कासिम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीर कासिम। इससे पहले हम लोग 39 का एक बार और देखेंगे। इसमें जो है पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। पूछा जाएगा इस सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और तीसरा ऑप्शन है एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन के द्वारा ही बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। पूछा जाएगा कि बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन के द्वारा बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो मीर कासिम के द्वारा अधिकार किया था। और मीर कासिम ने अंग्रेज एलिस को पराजित करके अंग्रेज एलिस को पराजित करके अधिकार जमाया था। अगले सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होती है 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा समानांतर रेखा है? तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा रेखा है जो समानांतर होता है? तो ये होता है अक्षांश। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 181। कितना होता है दोस्तों? 181। ये होता है किसको जोड़ के? तो ये भूमध्य रेखा को यानी कि इक्वेटर को अगर इंक्लूड करेंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगी। और दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो इसमें आपको 3 बात याद रखनी है कि अक्षांश रेखा समांतर होती है, इसकी कुल संख्या होती है 181 और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि
जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है। ये कथन गलत है। पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है, ये बिल्कुल सही कथन है। तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म की प्राप्ति परतदार अवसादी चट्टान से होती है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो बिहार जो है यह 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं। गंगा नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है वह बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला से। अगले सवाल पे आते हैं। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? पूछा जा रहा है पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव है वह किस भूखंड में स्थित है? तो ये स्थित है अटलांटिका में स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में मैग्नेटाइट जमुई और गया दोनों स्थान पर पाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। अगले सवाल पे आते हैं। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो अहमदाबाद के पास जो द्वीप है वह है दमन और दीव। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। पूछ रहा है कि अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसके पास दमन और द्वीप स्थित है। अगला सवाल है नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक और दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला, और सिक्किम का ये दोनों दर्रा नाथुला दर्रा एवं जेलेपला दर्रा किसको जोड़ता है? तो भारत को यह तिब्बत के साथ जोड़ता है। पूछा जाएगा कि तिब्बत का जो सिक्किम का जो दर्रा है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा किस देश के साथ जोड़ता है? तो यह तिब्बत के साथ जोड़ता है। उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रा है, माना, नीति, लिपुलेख। उसके बाद पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है? तो जम्मू कश्मीर में भी 3 महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिला, काराकोरम एवं जोजिला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 3 महत्वपूर्ण दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा एवं बड़ा लाचा दर्रा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो भारत जो है तांबा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत जो है तांबा का आयात करता है अमेरिका एवं कनाडा से। कहाँ से करता है दोस्तों तांबा का आयात? तो अमेरिका एवं कनाडा से करता है। अगला सवाल है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाटी से शुरू नहीं होती है? तो महानदी जो है यह पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है जल विद्युत ऊर्जा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? पूछा जा रहा है कि भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। यह राजस्थान में पाया जाता है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। पूछा जाएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई पूछा जाएगा कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितना ऊंचाई दोस्तों? 1722 मीटर। अगले सवाल पे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दूसरा बृहत्तम बेसिन है उसका नाम है कृष्णा बेसिन। जबकि ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बेसिन का नाम है गंगा बेसिन। कौन सा बेसिन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा? तो गंगा बेसिन। अगले सवाल पे आते हैं। तिलैया डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो तिलैया डैम जो है यह बनाया गया है बराकर नदी पे और यह झारखंड में पड़ता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मैथ का है और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13। कितना हो जाएगा? 13। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना क्या है? तो विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन
विलय का अधिकार किसे दिया है? तो विलय का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। किसे दिया गया है विलय का अधिकार? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। जबकि ये पूछा जाए कि लोकसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत आता है? तो लोकसभा का गठन आता है आर्टिकल 81 के तहत इसका गठन या संरचना किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है यह मैथ्स का है और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी जो है यह भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, यह कहा गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? भारतीय संघ की सरकारी भाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह महत्वपूर्ण आर्टिकल है और यह है आर्टिकल नंबर 85। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मैथ का है और पूछा जा रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 20% कम हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? तो आर्यों का जो वर्ण व्यवस्था था उसका आधार था वह था पेशा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मैथ से रिलेटेड है और इसका आंसर हो जाएगा इसमें 1% की हानि होती है। अगले सवाल पे आते हैं। 2500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण व चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर कितना होगा? तो इसका अंतर हो जाएगा 4 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 रुपया। अगला सवाल है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है तो 200 मीटर लंबे एक पुल को वह कितने सेकंड में पार करेगी? तो यह 20 सेकंड में पार कर जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। 2 रेखाखंड AB और CD के सर्वांग सम होने के लिए नीचे लिखे शर्तों में से कौन सी शर्त सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर A, AB बराबर CD। क्या हो जाएगा? AB बराबर CD। अगला सवाल है। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? तो स्थिर जल में नाव की चाल जो हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है वर्क एंड टाइम का सवाल है और इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 18 दिन। कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 दिन। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये भी मैथ्स का सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर A। अगले सवाल पे आते हैं। यह रीजनिंग का सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल है ये भी रीजनिंग से संबंधित सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्या है? MVI। क्या हो जाएगा दोस्तों? MVI। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यह रीजनिंग का है और इसका आंसर हो जाएगा 190। कितना हो जाएगा दोस्तों? 190। अगला सवाल ये भी रीजनिंग से संबंधित सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगले सवाल पे आते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि और प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। तो मवेशी की एक प्रजाति है जिसका नाम है मिथुन और मिथुन जो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश को ही आर्किड का प्रदेश कहा जाता है। पूछा जाएगा आर्किड का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। अगले सवाल पे आते हैं। अशोक मदुरई का टिकट बुक कराना चाहता है और वह चलना शुरू कर देता है और बुकिंग ऑफिस तक जो उसके घर के पूर्व में है पहुंचने में 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है।
वहाँ से वह 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर मुड़ जाता है। वहाँ से वह अपने मित्र संदीप के घर की ओर 5 किलोमीटर दूरी जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तब उसे अपने घर लौटता है। उसे अपने घर तक पहुँचने में कितने किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर की दूरी उसे तय करना पड़ेगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है श्वेत रक्त कणिका को, यानी कि WBC को मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है A B का भाई है, C तथा C A का माँ है, D C का पिता है, E जो है B का पुत्र है। तो यह बताइए कि A D से क्या संबंधित है? तो A का D से जो रिश्ता हो जाएगा वह नाना का रिश्ता हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों में दूध का स्राव होता है? तो स्तनपान के दौरान जिस हार्मोन के कारण स्तनों में दूध का स्राव होता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी खसरा है, और खसरा जो होता है यह रूबेला वायरस के कारण होता है। पूछा जाएगा कि खसरा कैसा बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी है, और यह वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? तो रूबेला नामक वायरस से होता है। किस वायरस से? तो रूबेला नामक वायरस से होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा जो सर्वाधिक पाई जाती है वह सोयाबीन में पाई जाती है। अगला सवाल है डैश एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग के बीजाणु और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पराग कणों और बीजाणुओं का अध्ययन, और पराग कणों और बीजाणुओं के अध्ययन को ही पैलिनोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं। उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्प से अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 HJFE। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो इटली के एकीकरण से मुसोलिनी का कोई संबंध नहीं था, जबकि इटली के एकीकरण में सहयोग किया था काबूर ने सहयोग किया था, गैरीबाल्डी के द्वारा सहयोग किया था, और मैजनी का भी योगदान था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव स्थित है। तो रानी की वाव जो है पाटन गुजरात में स्थित है, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था 2014 में। कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2014 में। और यह पूछा जाएगा कि रानी का वाव का चित्र कितने नंबर के नोट पे है? तो 100 रुपये के नोट पर रानी के वाव का चित्र अंकित किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो चीन के महान दीवार का निर्माण कराया गया था सी हुआंग टी के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। सुनामी डैश के कारण होता है? तो सुनामी जो होता है पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण सुनामी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण सुनामी आती है। अगला सवाल है कि ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन है? तो ओरियन तारामंडल का जो सबसे चमकीला तारा होता है उसका नाम है रिगेल। क्या नाम है दोस्तों? रिगेल। अगले सवाल पे आते हैं। उसी गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती है? तो उसे कहा जाता है कैनियन। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैनियन। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी है? तो दमन और दीव की जो राजधानी है वह हो जाएगा दमन। अगला सवाल मैथ का सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा 27y²। अगले सवाल पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह लिखा गया था संस्कृत में भी और यह बंगाली में भी लिखा गया था।
और इसे 1870 में लिखा गया था। पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह लिखा गया था कब? 1870 में लिखा गया था। संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा गया था और इसका जो प्रथम बार प्रकाशन हुआ था 1882 में। और ये पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम यह किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था और इसका अध्यक्षता किया गया था रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। इसरो का वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा कौन है? तो इसरो के जो वाणिज्यिक और विपणन शाखा का नाम है एंट्रिक्स निगम लिमिटेड। अगले सवाल पे आते हैं। यह मैथ्स का सवाल है। एक त्रिभुज में यदि दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है? तो तीसरी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1986 में। अगले सवाल पे आते हैं। महाबोधि मंदिर परिसर कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, यह कहाँ स्थित है? तो स्थित है यह बिहार के गया में। कहाँ स्थित है? बिहार के गया में स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं। मैथ्स का सवाल है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित होता है? तो ये अनुशंसित होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित किया जाता है। अगला सवाल है और ये हमारा आज का अंतिम सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निर्यात अधिशेष। क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्यात अधिशेष। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का दरोगा मुख्य परीक्षा का सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को देखने के बाद अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।